हाँ जी, जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल DCS फिज़िक्स में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, DCS फिज़िक्स चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग आप लोगों को फ़िज़िक्स की सारी नॉलेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश करा रहे हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ है। आप सभी लोग जानते हो कि इस नीट के एग्ज़ाम में जो फ़िज़िक्स आई थी, उस फ़िज़िक्स में काफ़ी बहुत बड़ा सस्पेंस पैदा किया बच्चों के लिए, क्योंकि दिक्कत ये थी कि क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे लेकिन उनके ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले थे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग 91 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इसके वृत्तीय पैमाने पर भाग हैं 50। देखिए, अल्पतमांक का मतलब होता है कि आपके स्क्रू गेज का या किसी भी उपकरण का एक खाना कितने के बराबर होता है। तो स्क्रू गेज का एक खाना 0.01 mm के बराबर होता है। तो ये 50 भाग की बात कर रहा है, 50 खानों की बात कर रहे हैं। तो 50 खानों के लिए 50 का गुणा कर दिया 0.01 में, तो कितना निकल कर आया बेटा बच्चों, 0.5 नैनोमीटर। तो इस 91 नंबर के सवाल के सही जवाब है दूसरा ऑप्शन। अगला पूछ रहा है, किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास d है तथा आपका संख्या घनत्व n है, तो माध्यमुक्त पथ को किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। तो इसका पहला जवाब सही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन के लिए। दहली आवृत्ति 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी और तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी। 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 13 जिसमें प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ा जाता है, उसमें से ये क्वेश्चन बाहर आया है। इस क्वेश्चन में क्या है, आप सब लोग जानते हो प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है, केवल और केवल आवृत्ति पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आवृत्ति पर किस प्रकार निर्भर करती है कि अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर आपतित है तो उस तीव्रता का प्रकाश, दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का जो प्रकाश है वो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करा पाएगा। अगर किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है तो जो प्रकाश चाहिए वो दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश चाहिए। अब यहाँ पर उसने उस तीव्रता को आधा कर दिया है, तो 1.5 गुने का आधा 0.75, तो ये 0.75 गुना हो जाएगा दहली आवृत्ति का। तो इसका मतलब ये हुआ कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो गई तो प्रकाश उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, मतलब आपकी प्रकाश विद्युत धारा कैसी होगी, शून्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। अब हम लोग बात करते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए, अंतरिक्ष में 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 वोल्ट पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है। ये डिजिट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिए गई हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अंतरिक्ष में विद्युत क्षेत्र का परिमाण 0 होता है। अंतरिक्ष में यानी जहाँ पर कोई माध्यम ना हो, वैक्यूम में, स्पेस में, अंतरिक्ष में विद्युत क्षेत्र का परिमाण 0 होता है। तो सीधा सीधा इसका जवाब चौथा होगा। फिर 95 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, नीचे से कौन सा दिया गया ग्राफ कॉपर के लिए ताप और प्रतिरोधकता को निरूपित करता है। कॉपर एक चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता बढ़ती है वो भी ज्यावक्रीय रूप में, ज्यावक्रीय रूप में बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, दूसरा। याद रखिए, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उनकी प्रतिरोधकता का मान घट जाता है। विद्युत धारा वाले पाठ में पढ़ते हैं। अब 96 नंबर का क्वेश्चन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a तथा लंबाई l का कोई तार किसी स्थायी टेक का मतलब है कोई दृढ़ स्तंभ किसी हुक से लटका हुआ है। तार के मुक्त सिरे को द्रव्यमान m से निलंबित किया, इसका मतलब है उस पर m द्रव्यमान लटकाया, उसकी लंबाई L1 हो जाती है। नई लंबाई L1 है, वजन लटकाने पर लंबाई बढ़ती है। जब नई लंबाई L1 है तो लंबाइयों में वृद्धि कितनी हुई, नई लंबाई में से पुरानी लंबाई को हटाओ, L1 में से L को घटा दिया तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L का मान हो गया L1 माइनस L। आप सब लोग जानते हो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है y बराबर mg/l बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। इसमें mg की जगह पे mg, L की जगह पर L, पाई आर स्क्वायर की जगह पर a होगा और डेल्टा L का मतलब लंबाई में वृद्धि, परिवर्तन, तो L1 माइनस L हो गया। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। 97 नंबर के क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन सही है। 98 नंबर के क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन सही है। आपके 100वें नंबर के क्वेश्चन में आपका बेटा ये 99 नंबर का क्वेश्चन बीच में से मिस हो गया।
100वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें बेटा आप लोगों का फॉर्मूला लगेगा दे बरोगली तरंग दैर्ध्य का। आपके इलेक्ट्रॉन के लिए दे बरोगली तरंग दैर्ध्य होती है 12.27/100 में v। उसने तरंग दैर्ध्य का मान दे रखा है, वोल्टेज हमें निकालना है। फॉर्मूले में तरंग दैर्ध्य का मान रख के वोल्टेज हम निकाल लेंगे, जो निकलेगा 10⁴ वोल्ट। देखो अब जो 101 नंबर का प्रश्न है उसमें जो आपके डायग्राम दे रखा है लॉजिक गेटों का तर्क परिपथ के लिए, तो देखिए पहले जो गेट हैं जो त्रिभुज के ऊपर बिंदी लगी हुई है वो नॉट गेट है। तो पहले गेट का निवेशी ए है तो निर्गत हो गया नॉट गेट के अनुसार ए पे बार। दूसरे गेट का भी निर्गत इसी प्रकार बी पे बार हो गया। अब ये जो गेट आगे बना हुआ है ये है नॉर। नॉर गेट का सत्यता समीकरण होता है निवेशियों को जोड़ो और उसका बार लो। निवेशी हैं ए बार और बी बार, इन दोनों को जोड़ा और बार लिया। ए के बार का बार होगा ए, बी के बार का बार होगा बी और प्लस का बार हो जाएगा डॉट। ए डॉट बी होता है आपका एंड गेट। ए डॉट बी कौन होता है? आपका एंड गेट होता है। जब ए डॉट बी आपका एंड गेट है तो एंड गेट में आपका सत्यता सारणी चेक कर लो, कौन सी सत्यता सारणी आपकी सत्यमान सारणी एंड गेट की है। तो देखिए चौथी सारणी है एंड गेट की, तो चौथा ऑप्शन सही। 102वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है, किसी लघु वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी का मान दे रखा है 16 × 10⁻⁻9। द्विध्रुव की अक्ष के साथ विद्युत क्षेत्र के साथ कोण दे रखा है 60 डिग्री। और आपका जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्या ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है उसकी दूरी 0.6 मीटर। जब उसकी दूरी है 0.6 मीटर तो आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव ज्ञात करना है। कितने डिग्री कोण पर? 60 डिग्री कोण पर और बेटा आपके 0.6 मीटर की दूरी पर। तो जब कोण 0 और 90 ना होकर 60 डिग्री या कोई और कोण दे रखा हो तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? आपका KP cos θ/r²। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव KP cos θ/r²। KP cos θ और r सब की वैल्यू रखेंगे तो उत्तर निकलेगा 200 वोल्ट। ये आपका 102 का ऑप्शन पहला सही। अगला है 599 धारणशीलता के लोहे की छड़ पर 1200 एम्पियर पर मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। इसमें धारणशीलता यानी काईएन और बेटा क्या दे रखा है आपके चुंबकन क्षेत्र H का मान 1200। कैलकुलेट करेंगे तो इसका एग्जैक्ट उत्तर निकलता है 2.4 पाई × 10⁻⁴। ऑप्शन फोर्थ इसका मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन किसी आंसर की में पहला ऑप्शन सही दे रखा है तो इसका आप लोग ऑफिशियल आंसर की आने पर कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 104 PN संधि डायोड में अवक्षय प्रति की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है। PN संधि डायोड याद रखिए एक P प्रकार के और N प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनता है। इसमें अगर बेटा आपके डायोड का उपयोग करना है परिपथ में तो या तो हम इसको अग्रवायसित अवस्था में उपयोग में लाएंगे या पश्चवायसित अवस्था में। अगर हम इसको उपयोग में लाते हैं अग्रवायसित अवस्था में तो अग्रवायसित अवस्था में आपकी यानी फॉरवर्ड बायस में धारा का चालन बढ़ जाता है और अवक्षय प्रति की चौड़ाई घट जाती है। दूसरा होता है पश्चवायसित अवस्था में यानी रिवर्स बायसिंग में धारा चालन घट जाता है और अवक्षय प्रति की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों 105वें नंबर पे क्वेश्चन है, उसका उत्तर निकलेगा 10 ग्राम। किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के तुल्यांक ऊर्जा निकालनी है। ग्राम द्रव्यमान दे रखा है, ऊर्जा निकालनी है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध का उपयोग किया हम लोगों ने। तो क्या होता है E = mc²। m का मान 0.5, c है बेटा प्रकाश का वेग। 0.5 ग्राम को किलोग्राम में बदला तो 10⁻³ और c 3 × 10⁸ का वर्ग किया 9 × 10⁻16। तो उत्तर आएगा 4.5 × 10⁻13। प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक याद रख लीजिए। ऋणात्मक ताप गुणांक विद्युत रोधी यानी कुचालक और अर्धचालक दोनों के लिए होता है। किसी ने केवल अर्धचालक दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी देखेंगे ऑफिशियल आंसर की में। कोई किरण लघु प्रिज्म, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बेटा μA। ए है प्रिज्म कोण, म्यू है अपवर्तनांक। ये तो सीधा आपके 12वीं क्लास की बुक में न्यूमेरिकल भी दे रखा है। 109 नंबर के प्रश्न के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है? सबसे पहले जब हम लोग बोर मॉडल के लिए बात करते हैं तो बोर मॉडल वैध उन परमाणुओं के लिए होता है जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन होता है। बोर मॉडल याद रखना केवल वैध होगा एकल परमाणुओं के लिए, और यही बोर मॉडल की कमी भी है। बोर मॉडल की कमी भी यही है कि ये केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए सत्य है। अब देखते हैं इनमें से कौन एकल इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु नहीं है, क्योंकि वही बोर मॉडल का पालन नहीं करेगा। एक था आयनित हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस है ये
एक आधा आयनित है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक ही बचेगा। तो इसका मतलब ये तो एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है। ड्यूट्रॉन परमाणु में तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। चौथे ऑप्शन हाइड्रोजन परमाणु में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो नियोन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। एक आधा आयनित है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 9। ये इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये बोर मॉडल को फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद 110, तारे से 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है, अभिदृश्य के आवाज से 2 मीटर है। विभेदन सीमा का फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 3.66 गुणा 10⁻⁷ रेडियन। उसके बाद बेटा पृथ्वी के, ये तो सीधा आपका जो 111 नंबर का क्वेश्चन है ये सीधा आपके 11वीं क्लास की बुक से उठाए। पृथ्वी के पृष्ठ पर भार 72 न्यूटन दे रखा है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊंचाई पर पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल अगर पूछ रहा है तो बेटा वो भार ही पूछ रहा है। उसका फॉर्मूला होता है, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है GH बराबर GS/1 + H/r का होल स्क्वायर। H का मान लिखेंगे त्रिज्या की आधी दूरी यानी r/2, r से r कटेगा, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4। 9/4 उल्टा होकर ऊपर पहुंच जाएगा 4/9 × GS। m का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो mgh यानी h ऊंचाई पर भार बराबर 4/9 × mgs। mgs का मतलब सतह पर भार दे रखा है 72 न्यूटन, तो 4/9 × 72 करेंगे, आंसर आएगा 32 न्यूटन। अगली बात बेटा 112वें नंबर के क्वेश्चन में, इसमें बेटा विद्युत क्षेत्र दे रखा है 3 × 10⁻−10, अपवाह वेग दे रखा है 7.5 × 10⁻−4 और बेटा गतिशीलता पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हो अपवाह वेग बराबर म्यू × ई होता है, म्यू × ई। म्यू है गतिशीलता, अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू ई, तो म्यू बराबर VD/E। अपवाह वेग में विद्युत क्षेत्र का भाग दे दो, उत्तर आएगा 2.5 × 10�6। ये उत्तर हो गया बेटा। उसके बाद 113वें नंबर का क्वेश्चन सीधा नोट्सों से निकला है। याद रखिए बेटा, मेरा नाम है दिनेश चौधरी, मैं एक राजस्थान के छोटे से शहर भरतपुर में पढ़ाता हूँ। आप लोग कभी मेरी क्लासें देखना, मैंने यूट्यूब पर क्लासें डाल रखी हैं तो मेरे नोट्स हैं, उन नोट्सों में से कई सारे क्वेश्चन नीट के पेपर में सीधे आए हैं। तो बस मैं इतना चाहूँगा आप सभी लोग जुड़ें हमारे चैनल से और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए फिजिक्स की नॉलेज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराएं। देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। याद रखिए ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं, एक होता है आधार, एक होता है उत्सर्जक और एक संग्राहक। इसमें क्या होता है, उत्सर्जक और संग्राहक भाग तो होते हैं बड़े बड़े, लेकिन आधार भाग बहुत पतला रखा जाता है ताकि आवेशों का चालन बड़ी आसानी से होता रहे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरी कही गई बात को फॉलो करता है? तीसरा ऑप्शन, आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपे तो होना चाहिए। अगला, ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु में दे रखी है 6 माइक्रोफेरेड यानी C0, C एयर दे दी 6 माइक्रोफेरेड, माध्यम में धारिता दे दी 30 माइक्रोफेरेड यानी बेटा C मीडियम 30 माइक्रोफेरेड। आप लोग जानते हो C मीडियम इक्वल टू C × ε/r। तो पहले यहाँ पर ε/r निकालोगे आप, वो निकलेगी 30/6 तो 5, लेकिन आप लोगों को निकालनी है बेटा म्यू। याद रखिए इस प्रश्न में जो माध्यम का परावैद्युतांक शब्द लिखा है ये शब्द गलत है। अगर हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक निकालते हैं तो उत्तर आएगा 5, लेकिन ये 5 इसका उत्तर नहीं है। इसमें ऐसी स्थिति में जब प्रश्न हिंदी मीडियम का प्रश्न में कुछ गड़बड़ हो तो बेटा मान्य होता है आपके शिक्षा बोर्ड के अनुसार इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का वर्ड। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता, आपको निकालनी है केवल ε0, केवल एप्सिलॉन। आप ε0 का मान जानते हो, ε/r अभी निकलेगा C मीडियम इक्वल टू C × ε/r से, तो वहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उत्तर आएगा दूसरा। बेटा 115 नंबर का क्वेश्चन कहता है सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 में से 0.0099 को घटाइए। इसको जब हम घटाएंगे ना तो उत्तर आएगा 9.9801। सार्थक अंकों में दशमलव के बाद 5 से छोटे अंकों को छोड़ दिया जाता है, तो जब 9.9801 आएगा तो देखो ऑप्शन तो मिला गया हमारा घटाने पर चौथा, लेकिन हम लोग बेटा सार्थक अंकों को महत्व दे रहे हैं। सार्थक अंकों में दशमलव के संख्या में दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या 5 से छोटी है तो उसको छोड़ दिया जाता है, तो 0-1 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 9.98। तो चौथा ऑप्शन सही ना होकर कौन सा होगा? पहला। 116वें नंबर के क्वेश्चन में बेटा दूसरा ऑप्शन सही है। 117 में D = PRT फॉर्मूला लगेगा, तो मेरे हिसाब से उत्तर निकलेगा इसका 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि औरों ने आंसर की में दे रखा है 0.1 जो मेरे हिसाब से गलत है।
118। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की घटकों की तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। जब भी विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण होता है बेटा, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जिनके परिमाण हो समान, लंबवत अध्यारोपित होते हैं, तब विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण होता है। याद रखिए, अगर परिमाण समान है तो उनका अनुपात क्या आएगा? 1:1। तो पहला ऑप्शन सही। 50वें क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर लंबी परनालिका है, परनालिका की लंबाई है 50, इसमें फेरे हैं 100, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान दे दिया, एन का मान दे दिया, एल का मान दे दिया। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला है? परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है बेटा μ0 NI अपॉन एल, μ0 NI अपॉन एल। तो आपके μ0 का मान आप जानते हो 4 पाई × 10⁻⁻7, एल का मान, एन का मान 100, आई का मान 2.5 और एल का मान 50 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करोगे तो उत्तर आएगा बेटा 6.28 × 10⁻⁴। यंग के द्विसरण प्रयोग में कला संबद्ध स्रोतों के बीच का पृथक्कन आधा तथा पर्दे से कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी को 2 गुना किया। तो देखिए हल्का फुल्का मैंने सॉल्व कर रखा है। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा बराबर लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी है पर्दे की दूरी, स्मॉल डी है प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी। उसने प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी को आधा किया और पर्दे की दूरी को 2 गुना किया। तो कैपिटल डी की जगह पे 2 कैपिटल डी और स्मॉल डी की जगह पे स्मॉल डी बाई 2। तो 2 कहाँ पहुँच गया बेटा? ऊपर। तो 4 × लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो फ्रिंज चौड़ाई नहीं कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। तो 4 गुना इसका उत्तर हुआ। 121वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा बेटा पहला, 1 × 10⁻⁻1। 122 नंबर के प्रश्न में डीएनए में जो ऊर्जा है वो दे रखी है 10⁻⁻ जूल। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। केवल कन्वर्जन करना है, केवल कन्वर्ट करना है और इसका उत्तर आएगा बेटा क्या? 0.06। इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? 0.06। उसके बाद बेटा आप ले आइए 123। इसमें क्या है? ये आपके सीधी रिएक्शन आई है नाभिक वाले चैप्टर में से, जिसमें बेटा 92 यूरेनियम 235 पे 1 न्यूट्रॉन टकराएगा तो 56 बेरियम 144 बनेगा, 36 क्रिप्टॉन 89 बनेगा और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, 2 या 3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 56 बेरियम 144, फोर्थ ऑप्शन सही है। 124वें क्वेश्चन में समान धारिता के 2 सिलेंडर हैं ए और बी, एक दूसरे से स्टॉप कॉक से जुड़े हुए हैं। ए का मानक ताप और दाब पर कोई गैस भरी है, बी पूर्णतः निर्वातित है, समस्त निकाय ऊष्मा रोधित है। अगर निकाय ऊष्मा रोधित है और बेटा स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया जाए तो यह प्रक्रिया, जब पूरा निकाय ऊष्मा रोधित है तो बेटा ऊष्मा का ना तो आदान होगा ना प्रदान होगा। तो ये बन गया बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या बन गया? रुद्धोष्म। तो पहला ऑप्शन सही बेटा। 125 का जवाब होगा दूसरा ऑप्शन 24 × 10⁻3। 126 का 27/8 चौथा ऑप्शन सही होगा। 127 में भी सीधा फॉर्मूला लग रहा है। एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा, किसी भी गैस की आप जब तापीय ऊर्जा निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है F/2 kT। F है यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटियाँ। किसी एक परमाणु को गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं बेटा 3। समझ गए? जब स्वतंत्रता की कोटियाँ 3 होती हैं इसलिए क्या इसका मान हो गया 3/2 kBT। 128वें का उत्तर होगा बेटा 1.0। 129वें का उत्तर होगा बेटा 67 सेंटीमीटर। ये तो द्रव्यमान केंद्र वाले डेरिवेशन m1r1 + m2r2 बटे m1 + m2 वाले से हो जाएगा। 130 जो प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच में कालांतर। बेटा सरल आवर्त गति यानी SHM में जो आपका सरल आवर्त गति करने वाले कण के विस्थापन और बेटा किसमें त्वरण में जो कालांतर होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है, विपरीत कलाएँ होती हैं यानी पाई रेडियन। 131 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अंतरा पृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण होना चाहिए। याद रखिए अंतरा पृष्ठ यानी बेटा ऐसा पृष्ठ जिससे पूर्ण आंतरिक, जिससे प्रकाश का ध्रुवण हो जाए। तो ब्रूस्टर कोण 45 और 90 के बीच में होता है। किसी किसी में 0 और 30 के बीच में दे रखा है, जो गलत है। प्रतिबल की विमाएँ हैं आपके 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 132वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए प्रतिबल की विमा पूछ रहा है। प्रतिबल क्या है बेटा? दाब होता है किसी पदार्थ के अंदर बाह्य दाब के प्रभाव स्वरूप में लगने वाला प्रतिक्रियात्मक दाब यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। तो ये दाब के बराबर होता है। तो बेटा विमा भी दाब वाली होगी m1 L1 T-2। 133वें क्वेश्चन में आपको कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध निकालना है ना। तो प्रतिरोध निकालना है तो बेटा प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ।
इसमें क्या होता है, पहले 2 कलर के लिए सार्थक अंक लेते हैं, तीसरे कलर के लिए दशमलव गुणक और चौथे कलर के लिए प्रतिशत सहायता। आप बताइए बेटा। पीले रंग के लिए सार्थक अंक होता है 4, बैंगनी रंग के लिए सार्थक अंक होता है 7। लिखने का तरीका यह है, पहले 2 रंगों का सार्थक अंक लिखो तो 47 हो गया, फिर गुणा में तीसरे रंग का दशमलव गुणक, भूरे रंग का दशमलव गुणक होगा बेटा 10 की पावर 1। ये थोड़ा मिस्टेक से लग गया है, 10 की पावर 1, तो बेटा 47 गुणा 10 की पावर 1 यानी 470। ये तो हो गया प्रतिरोध, और प्रतिशत संहिता 5%। बेटा 134 में तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है गोले की, आवेश दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर -7। गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो फिर बेटा गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे, तो बेटा आपका बिंदु गोले के केंद्र, गोले से बाहर हो गया, क्योंकि गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, बिंदु है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बिंदु हो गया गोले से बाहर। तो बाहर किसी भी गोलीय चालक से बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है बेटा, KQ/r। K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान 3.2 गुणा 10 की पावर -7, और R 15 सेंटीमीटर है तो 15 गुणा 10 की पावर -2। कैलकुलेट किया, उत्तर कितना आएगा बेटा, कैलकुलेट होकर आएगा 1.28 × 10⁵। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आपके नीट के पेपर के अंतिम प्रश्न की ओर। किसी कण जिसका स्थिति सदिश दे रखा है R वेक्टर बराबर 2k कैप, बल दे रखा है, कोई बल कार्य करता है 3j कैप, तो बल आघूर्ण आप लोग जानते हो टॉर्क बराबर होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ठीक है बेटा, R वेक्टर का मान 2k कैप, F वेक्टर का मान 3j कैप, तो 3 दूनी 6, k कैप क्रॉस j कैप। ये k कैप क्रॉस j कैप चलोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो k कैप क्रॉस j कैप का मान होगा माइनस का i कैप, इसलिए उत्तर होगा बेटा माइनस का 6 i कैप। जय श्री राम, जय श्री राम। न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह बेटा आप लोगों का पूरा पेपर है, देखने पर पता चलता है कि ये पेपर बहुत ही ईजी है, लेकिन बेटा बच्चे कन्फ्यूज हुए हैं इनके ऑप्शंस में, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि सारे क्वेश्चन में ऑप्शन एक जैसे रखे हैं सब। बच्चे ऑप्शन देखकर जल्दी में रहते हैं एग्जाम में, तो उनसे गलतियां होती हैं, तो वो जल्दीबाजी में बेटा ऑप्शन गलत टिक किया। पेपर बहुत ही ईजी आया है, तो बेटा मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पेपर की नॉलेज लें, अच्छे तरीके से समझें इस प्रश्न पेपर को, और अगले होने वाले पेपर के लिए तैयार रहें कि इससे अब इस बार जो हमसे कमियां हुई हैं जल्दीबाजी में अगली बार ना हो। हम आशा करते हैं कि ऊपर वाला आपके भविष्य को सुरक्षित रखे, आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल हो बेटा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो तब आज की सभा हमारी यहीं पर समाप्त होती है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।